Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start lecture number 2 of Neural Control and Coordination. I hope कि पहला लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा तभी आप सेकंड लेक्चर पे आ गए होंगे, ठीक है। तो जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा है वो बहुत जनरल था, जो एनसीईआरटी में पहले मेंशन था वही मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा है। अब ये जो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कंसेप्चुअल लेक्चर है और कंसेप्ट को पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है मुझे। और बेटा पूरे एनर्जी के साथ कॉपी पेन आगे रख के आप बैठिए और जो चीज मैं अभी डिक्टेट करूंगा आप वो लिखेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पहले जनरेशन ऑफ द न्यूरो इंपल्स और उसके बाद कंडक्शन ऑफ द न्यूरो इंपल्स, जहां से हर साल वो क्वेश्चन पूछता है। और आई होप कि इन दिस लेक्चर आप एनर्जी के साथ आप बैठेंगे और वो चीजें एट द एंड ऑफ द लेक्चर लिखेंगे जो आपको पसंद आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि यहां पे कोई भी चीज गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। यहां पे अच्छा ही अच्छा होगा। और एनसीईआरटी को मद्देनजर देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के मैंने यहां पे ये मटेरियल तैयार किया है एंड इसको मैं वीडियो फॉर्म में, लेक्चर फॉर्म में आपके सामने ये डिलीवर करने जा रहा हूं। आई होप कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके दिमाग में कंडक्शन एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द न्यूरो इंपल्स क्रिस्टल क्लियर और ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो चलिए बेटा, अगर हम पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है, ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स और एक्साइटेबल सेल्स, ये जो न्यूरॉन्स है एक्साइटेबल सेल्स है, ये एक्साइटेबल सेल्स एक्साइट होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। बिकॉज ये जो न्यूरॉन्स है इनके मेम्ब्रेन्स किस में है? पोलराइज्ड स्टेट में है। किस में है? पोलराइज्ड स्टेट। सर वो क्या होता है? पहला पॉइंट आप फिर से मैं यहां पे समझाऊंगा। ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स और एक्साइटेबल सेल्स, बिकॉज इनका जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन होता है ये किस में होता है? सर ये पोलराइज्ड स्टेट में होता है। पोलराइज्ड स्टेट बोले तो द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैज अ नेगेटिव चार्ज कंपेयर टू द आउटसाइड। जो इनसाइड सेल का मेम्ब्रेन है, इस न्यूरल सेल का जो इनसाइड का मेम्ब्रेन है, इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, एज कंपेयर टू द आउटसाइड। दैट इज व्हाई उसको हम पोलराइज्ड स्टेट कह सकते हैं। और उसी की वजह से हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, ये जो न्यूरॉन है ना, न्यूरल सेल्स है ना, ये एक्साइटेबल सेल्स है। कौन है? एक्साइटेबल सेल्स है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं न्यूरॉन्स और एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये जो इनका मेम्ब्रेन होता है ना, न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन होता है ना, ये ऑलवेज पोलराइज्ड स्टेट में होता है। पोलराइज्ड स्टेट बोले तो सर पोलराइज्ड स्टेट का मतलब होता है कि इनसाइड द न्यूरल मेम्ब्रेन देयर इज अ नेगेटिव चार्ज और बाहर से पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज होता है। उस स्टेट को हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, आयन चैनल्स, ठीक है। डिफरेंट types of ion channels are present, ion channels are present on the neural membrane, different types of ion channels are present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. These ion channels are selectively permeable to different ions. तो मैं बात कर रहा हूं जनरेशन ऑफ द न्यूरो इंपल्स की। मैं बात कर रहा हूं पहले कि ये जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ऑलवेज पोलराइज्ड स्टेट में होता है। पोलराइज्ड स्टेट बोले तो कि जो इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होता है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स इन न्यूरल सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं बेटा ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। दीज आयन चैनल जो है ना, ये जो आयन चैनल्स इसके प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर ये सिलेक्टिवली परमेबल है टू डिफरेंट, सिलेक्ट करते आयन्स को पहले
पहचानते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट उनको परमेबिलिटी दिखाते हैं। यानी ये जो आयन चैनल्स है दीज आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन्स। यानी ये जो 2 पॉइंट्स है, पहले आप बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स है बेटा। तो चलिए बेटा इसको आप पहले क्या करेंगे सर, इसको हम पहले पास करेंगे, पहले हम ये पहले नोट करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अब यहां पे मैंने बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स जो न्यूरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जो आयन्स को सिलेक्टिवली परमेबिलिटी दिखाते हैं, डिफरेंट आयन चैनल्स अगर हम देखेंगे, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ चैनल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर हम नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर 1 दैट इज द लीकेज चैनल्स। क्या लीकेज चैनल्स, सोडियम एंड पॉजिटिव, ठीक है, लीकेज चैनल जहां पे सोडियम एंड पॉजिटिव चैनल, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स, इनको हम लीकेज चैनल्स कहते हैं। नंबर 2 इज द वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। एंड नंबर 3 इज लिगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है, लिगेंड गेटेड चैनल्स या लिगेंड चैनल्स, ठीक है, चैनल्स। एंड नंबर 3 इज द लिगेंड चैनल्स, लिगेंड चैनल्स। ये जो न्यूरल मेम्ब्रेन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स पे प्रेजेंट होती है, जो क्या करते हैं सर, जो काम करते हैं, जो आयन्स को, डिफरेंट आयन्स को परमेबिलिटी, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स कौन कौन से सर, लीकेज चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स है और लिगेंड चैनल्स। पहले देखेंगे लीकेज चैनल्स कौन होते हैं। लीकेज चैनल्स जो होते हैं ना, लीकेज चैनल्स और प्रोटीन्स, लीकेज चैनल्स और प्रोटीन्स in cell membrane, protein structures in cell membrane, protein structures in cell membrane that allow the ions to flow through the membrane, that allow the ions to flow inside, to flow through the membrane, तो बेटा मैं बात कर रहा हूं लीकेज चैनल्स की, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, लीकेज चैनल्स, ठीक है। लीकेज चैनल्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। किसके सेल मेम्ब्रेन पे सर, न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन पे लीकेज चैनल्स होती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं आयन्स की मूवमेंट, ठीक है, जो आयन्स का फ्लो अलाउ करता है थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। They are always open and help maintain the resting potential. ये always open होते हैं, always ये open होते हैं। कौन? लीकेज चैनल्स एंड मेंटेन करते हैं resting potential, ऑलवेज ओपन, और मेंटेन करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करते हैं, जो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। हर किसी चीज के पीछे रीजन होता है जो मैं यहां पे समझाने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। नंबर 1 इज द लीकेज चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, ये ऑलवेज ओपन रहती है, जो एक्शन पोटेंशियल मेंटेन करते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। लीकेज चैनल्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे, इसके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जो अलो करते हैं आयन्स का फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, दीज आर कॉल्ड द लीकेज चैनल्स, अगर हम बात करेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल्स की, ये कैल्शियम सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम एंड, ठीक है, पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, ये जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ये प्रोटीन्स होते हैं जो ओपन एंड क्लोज होते हैं इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन सेल्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वोल्टेज गेटेड channels are proteins that open
that open and close in response to changes in response to changes in a cell's electrical potential. अगर हम बेटा बात करेंगे ना किसकी, वोल्टेज गेटेड चैनल्स की, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोले तो सर ये प्रोटीन्स होते हैं जो ओपन एंड क्लोज होते हैं कि अगर सेल के मेम्ब्रेन पे या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो गया उसकी वजह से ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं, उसकी वजह से ओपन एंड क्लोज हो जाती है और मूवमेंट हो जाती है डिफरेंट आयन्स की। इनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये जो चैनल्स है ना ये रेस्पॉन्सिबल है जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम। दीज चैनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर initiating and conducting nerve impulse, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, वोल्टेज गेटेड चैनल्स की, वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ना ये सर प्रोटीन्स होते हैं जो ओपन एंड क्लोज उस वक्त हो जाते हैं इन रेस्पॉन्स टू चेंज, अगर एक्शन पर या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे, उसकी वजह से ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट हो जाती है, फ्लो हो जाता है आयन्स का। और ये रेस्पॉन्सिबल है, दी चैनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, इनिशिएट भी करते हैं और कंडक्ट करते हैं नर्व इंपल्स से, इनिशिएट भी करते हैं और कंडक्ट करते हैं नर्व इंपल्स को। कौन? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अगर हम लिगैंड गेटेड चैनल्स की बात करेंगे बेटा, लिगैंड गेटेड, ओपनिंग ऑफ द लिगैंड गेट डिपेंडिंग अपॉन बाइंडिंग ऑफ लिगैंड, ओपनिंग ऑफ द लिगैंड चैनल्स, ये भी प्रोटीन होता है क्या? सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखेंगे कि लिगैंड गेटेड चैनल जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो ओपन होते एंड क्लोज होते हैं बाय केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड द, ये भी प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर, ठीक है। एंड ओपन एंड क्लोज इन रेस्पॉन्स टू द केमिकल मैसेंजर्स, called the ligands, ठीक है। like the कौन सा, अगर हम एग्जांपल लेंगे दैट इज क्लोरीन, ठीक है, ClNa, ये लिगेंड होते हैं। अगर ये लिगेंड क्या हो जाएगा सर, ये अगर हम लिगेंड चैनल्स की बात करेंगे ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ओपन और क्लोज उस वक्त होते हैं अगर इसके साथ लिगेंड बाइंड हो जाएगा। ये लिगेंड के होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, लाइक द क्लोरीन, लाइक द सोडियम, ठीक है, सोडियम एटसेट्रा, ये जो होते हैं ना ये लिगेंड चैनल्स, ये बनाते हैं लिगेंड चैनल्स उस वक्त ओपन या क्लोज हो जाते हैं जब बेटा क्या, जब केमिकल मैसेंजर कॉल्ड लिगेंड्स इनके साथ बाइंड हो, लिगेंड्स इनके साथ बेटा बाइंड हो, ठीक है। तो इन जो लिगेंड चैनल्स है इसका ओपन एंड क्लोज, खुला रहना या बंद हो जाना, खुल जाना या बंद हो जाना, इट डिपेंड्स ऑन द कौन सा लिगेंड बाइंड करेगा, क्योंकि ये जो आगे अगर मैं आपको बोलता लीकेज चैनल तो आपको समझ नहीं आ जाता, आपको मैं बोलता वोल्टेज गेटेड चैनल आपको समझ नहीं आ जाता, आपको मैं बोलता लिगेंड चैनल आपको समझ नहीं आ जाता, एट दैट टाइम मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक एक चीज जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं उससे पहले मैं देखता हूं कि कौन सी वो चीजें हैं जो मैं आगे यूज करने जा रहा हूं, वो पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, उसी के बाद मैं आगे जाता हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। नंबर 1 पॉइंट मैंने बोला कि ये जो हमारा न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन के सेल्स जो होते हैं एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, बिकॉज इस न्यूरॉन का मेम्ब्रेन जो होता है ना ये ऑलवेज पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। किसमें? पोलराइज्ड स्टेट में रहता है बेटा। इट मींस दैट कि ये जो मेम्ब्रेन का इनसाइड है ना, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। आफ्टर दैट मैंने बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से क्या हो जाता है सर, उनकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ, या वो अलो करता है फ्लो ऑफ द डिफरेंट आयन्स ऑन
द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। और उसके बाद मैंने बोला ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, मैंने बोला नंबर 1 लीकेज चैनल्स, नंबर 2 वोल्टेज गेटेड चैनल्स, एंड नंबर 3 लिगैंड चैनल्स। इफ वी टॉक अबाउट द लिगैंड लीकेज चैनल्स, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, ठीक है। लीकेज चैनल्स ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन जो अलो करते हैं आयंस टू फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, आयंस का अलो करते हैं टू फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन। कौन? लिगैंड चैनल्स, ये ऑलवेज ओपन रहती है, याद रखना मेरी बात। नंबर 2 वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इनका ओपन या क्लोज, खुल जाना या बंद हो जाना, इट इज इन रेस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अगर इस सेल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो गया इसके मेम्ब्रेन पे, उसकी वजह से ये ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है, ठीक है। इन चैनल्स को हम बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते कहते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड कंडक्टिंग न्यूरो इंपल्स। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनिशिएटिंग, पहले इनिशिएट करते हैं उसके बाद कंडक्ट करते हैं न्यूरो इंपल्स को, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल। नंबर 3 इज द लिगैंड चैनल्स। ये जो लिगैंड चैनल्स ये प्रोटीन नेचर के होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे ओपन एंड क्लोजली प्रेजेंट, जो ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं उस वक्त अगर केमिकल मैसेंजर इनके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, कॉल्ड द लिगैंड लाइक द Cl नेगेटिव, लाइक द Na पॉजिटिव एटसेट्रा, ठीक है। लिगैंड के नेचर डिपेंड करता है कौन सा केमिकल मैसेंजर, कौन सा लिगैंड इनके साथ बाइंड करेगा। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द चैनल्स जो हम आगे यूज करने जा रहे हैं, और एट दैट टाइम आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उस वक्त। पहले आप वीडियो को बेटा पॉज कीजिए और उसके बाद आप लिखिए ये, एंड ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन यहां पे मैं दूर करने आया हूं, ठीक है। करिए वीडियो को पॉज बेटा और यहां पे आप पहले ये लिखिए, ठीक है। लिखा बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज किया बेटा? हाँ सर वीडियो को पॉज किया। चलिए करिए वीडियो को पॉज और ये लिखिए। समझ आ गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स? हाँ सर समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ द न्यूरो इंपल्स, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ, ऐसे अब लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूरो इंपल्स, मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूरो इंपल्स। न्यूरो इंपल्स कैसे जनरेट होता है, उसी का इंपल्स बेटा यहां पे हम, उसी का मैकेनिज्म यहां पे हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखे ऊपर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूरो इंपल्स। पहले हम दिखेंगे, पहला नंबर 1 इज रेस्टिंग और पोलराइज्ड फेज। रेस्टिंग और पोलराइज्ड फेज, रेस्टिंग या इसको हम पोलराइज्ड फेज। पहले हम देखेंगे पोलराइज्ड फेज में क्या होता है, ठीक है बेटा। पोलराइज्ड फेज में क्या होता है, तो चलिए बेटा, when neuron, पहला पॉइंट लिखिए, when neuron is not conducting an impulse, it means that कि ये रेस्टिंग फेज में है। रेस्टिंग फेज या पोलराइज्ड फेज किसे हम कहते हैं कि जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करता है। अब न्यूरॉन को देखोगे, अगर ये न्यूरॉन कोई भी ये इंपल्स नहीं कंडक्ट करता है ना, इट मींस दैट इट इज इन द रेस्टिंग फेज। इट इज इन द रेस्टिंग फेज। क्या? when neuron does not conduct any impulse, does not conduct any impulse, इसको हम कहते हैं that is ये रेस्टिंग या पोलराइज्ड फेज में है, रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है। ये रेस्टिंग स्टेट में है या पोलराइज्ड बेटा पोलराइज्ड स्टेट आप कह सकते हैं, ठीक है। रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज में है। तो लिखे पहले आप ये लाइन के, जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करता है, एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं ये न्यूरॉन भी रेस्टिंग फेज में है, ये भी रेस्ट कर रहा है, ये भी रेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। ये भी रेस्ट कर रहा है। तो इन रेस्टिंग फेज, ठीक है बेटा, इन रेस्टिंग फेज, इन रेस्टिंग फेज अगर हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को देखेंगे, एक्सोनल मेम्ब्रेन को देखेंगे ना बेटा, अगर हम एक्सोनल मेम्ब्रेन को देखेंगे, ये कंपैरेटिवली मोर परमेबल होता है पोटेशियम को, नियरली इम्परमेबल, ठीक है। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में कंपैरेटिवली
comparatively more permeable to potassium, नियरली इम्परमेबल, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, नियरली इम्परमेबल टू सोडियम, नियरली इम्परमेबल टू सोडियम, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज ऑफ द न्यूरॉन, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है ना इसका, ये कंपैरेटिवली मोर परमेबल होता है पोटेशियम के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, पोटेशियम के लिए, के प्लस के लिए, और नियरली ये इम्परमेबल होता है सोडियम के लिए। सोडियम के लिए थोड़ा बहुत है, यहां पे रेस्टिंग फेज में परमेबिलिटी दिखाता है बेटा, क्या करता है, दिखाता है। और इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, impermeable to negative charge proteins that are present inside the axonal membrane, present inside the axonal membrane, एक्सोनल मेम्ब्रेन के इनसाइड ये प्रेजेंट होता है। क्या सर, एक्सोनल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो ये नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं ना, इसके लिए भी ये एक्सोनल मेम्ब्रेन इन द रेस्टिंग फेज इम्परमेबल होता है। तो यहां पे ये इन द रेस्टिंग फेज ड्यूरिंग ए न्यूरॉन, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन इस न्यूरॉन का होता है, ये इम्परमेबल होता है, एक तो सोडियम के लिए, नंबर 2 ये इम्परमेबल होता है नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो इनसाइड द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हुए उनके लिए भी ये क्या होते हैं, ये इम्परमेबल होते हैं। पर परमेबिलिटी किसके लिए दिखाता है ज्यादा, सर के प्लस, सर पोटेशियम के लिए, सर पोटेशियम के लिए। तो आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे एक्सोप्लाज्म, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो बेटा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो रेस्टिंग फेज की बात चल रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म inside the axon, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन। अगर हम एक्सोप्लाज्म देखिए इनसाइड द एक्सॉन अगर हम देखेंगे ना, हाईली कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, हाईली concentration of K plus and negatively charged proteins, negatively charged proteins की highly concentration inside the negatively charged proteins की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, सर हाई होगी, ठीक है, हाई होगी इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, ठीक है, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, सर ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज अगर हम एक्सोप्लाज्म का मेम्ब्रेन देखेंगे, ये परमेबल होता है के प्लस के लिए, और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन जो इनसाइड द एक्सोप्लाज्म उसके लिए इम्परमेबिलिटी दिखाता है, और नियरली इम्परमेबल होता है सोडियम के लिए, Na के लिए। सो इनसाइड द एक्सोप्लाज्म अगर हम अब अंदर जाएंगे ना, तो वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस होगी, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन जो है ना रेस्टिंग फेज में ये परमेबल होता है ज्यादा के प्लस के लिए, यहां पे अंदर ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हो गए। क्यों हो गया सर, बिकॉज इट इज इम्परमेबल टू द नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन जो इनसाइड द एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, जो इनसाइड द एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, और अंदर कम कंसंट्रेशन होगी किसकी, अंदर कम कंसंट्रेशन होगी सोडियम की, Na प्लस की, बिकॉज सोडियम के लिए नियरली इम्परमेबल है, ठीक है बेटा। और अगर हम फ्लूइड आउटसाइड द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन देखेंगे, आउटसाइड द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन अगर हम देखेंगे, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन अगर हम देखेंगे, वहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, तो वहां पे डायरेक्टली हमको पता है कि कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ द के प्लस, कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस की लो कंसंट्रेशन, ठीक है, के प्लस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो बाहर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स बेटा क्या हो गए, सर प्रोटीन्स जो हो गए ये कम होगी, लो कंसंट्रेशन इसकी होगी, क्योंकि के प्लस बाहर नहीं जाएगा,
परमेबिलिटी ज्यादा अंदर अंदर ज्यादा जाएगा K प्लस, बिकॉज इट इज परमेबल टू, जो मेम्ब्रेन है भी रेस्टिंग फेज में, मेम्ब्रेन इज परमेबल टू द K प्लस अंदर जाएगा और सोडियम ज्यादा बाहर निकलेगा, तो Na की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स अंदर है ज्यादा एंड वो इम्परमेबल है। इट मींस दैट कि बाहर ज्यादा क्या हो गए, बाहर ज्यादा बेटा पॉजिटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज बाहर कम होगा, नेगेटिव चार्ज बाहर कम होगा। और इसकी वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। क्या बनता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बाहर ज्यादा Na प्लस अंदर ज्यादा K प्लस, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज, ड्यूरिंग द पोलराइज्ड फेज, इसको मेंटेन रखना होता है और वहां पे एक पंप बना होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप, जो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है, जो 3 सोडियम को बाहर निकालता है और दो K प्लस को अंदर लेता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है, 3 को बाहर निकालता है, 2 को अंदर लेता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना, ये मेंटेन रहता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। अभी डायग्राम में मैं समझाऊंगा, मैं थ्योरेटिकली कभी आपको नहीं पढ़ाता हूं, बट पहले मैं आपको ये यहां पे ये दूंगा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन, और जो आप कॉपी करोगे उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। मैं 2 बार 3 बार 10 बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं कि रेस्टिंग या पोलराइज्ड फेज, कि जब एक न्यूरॉन कंडक्ट नहीं करता है इन इंपल्स, हम इसको बोलेंगे रेस्टिंग फेज में है। और ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज, इस स्टेट को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, या कहते हैं हम पोलराइज्ड स्टेट में है न्यूरॉन, क्योंकि अभी कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करता। और जब हम इसको देखते हैं ना, तो यहां पे हमें मिलता है कि ये जो इसका मेम्ब्रेन है ना, रेस्टिंग फेज में इस न्यूरॉन का, एक्सोप्लाज्म का जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज परमेबल टू दी, हाई परमेबिलिटी दिखाता है K प्लस की। और जो नेगेटिवली चार्ज इनसाइड द एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसके लिए क्या दिखाएगा सर? उसके लिए इम्परमेबिलिटी, यानी नेगेटिव चार्ज बाहर ज्यादा नहीं निकलता है, बाहर से K प्लस अंदर ज्यादा आ जाता है। और इम्परमेबल, नियरली इम्परमेबल, एनसीईआरटी लिखती है नियरली इम्परमेबल ये होता है किसके लिए सर? इम्परमेबल होता है Na पॉजिटिव के लिए। तो यहां पे क्या होता है? इसकी वजह से क्या हो जाता है? अगर हम एक्सोप्लाज्म अंदर, ये जो एक्सोप्लाज्म देखेंगे ना, अंदर हम देखेंगे, अंदर क्या होगा? अंदर ज्यादा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे और अंदर ज्यादा K प्लस होगा। और हम बाहर की तरफ देखेंगे, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर ज्यादा Na पॉजिटिव होगा। और ये क्या करता है? तो अंदर क्या है? अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अंदर क्या ज्यादा? K प्लस है, बाहर Na प्लस है। ये एक ग्रेडियंट बनाता है, उस ग्रेडियंट को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको मेंटेन तो रखना है ना, इसको मेंटेन रखता है, इसको मेंटेन रखता है एक पंप, उसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, Na प्लस K प्लस पंप कहते हैं। और वो क्या करता है? वो 3 सोडियम को बाहर निकालता है एक्सोप्लाज्म से और इसमें 2 K प्लस को डाल के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है। बेटा यहां तक समझ आ गया? यहां तक बेटा समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, बट डायग्राम बनाए? हाँ डायग्राम भी मैं बनाऊंगा, ऐसे में कभी आगे ही नहीं चलता हूं, ठीक है बेटा, ऐसे में कभी आगे नहीं चलता हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? और एक पॉइंट आप लिखेंगे पहले, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम पहुंच गए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है? याद रखना मेरी बात, दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर, दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द gradient across the resting membrane is maintained by the active transport of the ions, is maintained by active transport of ions, ठीक है। यहाँ पे ATP यूज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स, एक पंप से, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन्स बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है? और इसी आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रहता है एक्टिवली, एनर्जी को यूज करके। और ट्रांसपोर्ट ये क्या करता है? सोडियम
पोटेशियम पंप क्या करता है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स 3 सोडियम बाहर, BAHAR बाहर, आउटसाइड, ठीक है, एंड इम्पोर्ट्स या इनसाइड द, इम्पोर्ट्स आप लिखे, इम्पोर्ट्स 2 सोडियम इनसाइड, 2 सोडियम इनसाइड, 2K+, सॉरी फॉर दिस, 2K+ इनसाइड करता है और एक्टिवली ATP को यूज करके ADP+, ठीक है, ATP को यूज करे एक्टिवली ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर निकाल एक्सोप्लाज्म से और 2K+ अंदर डाल के आयनिक ग्रेडियंट ये मेंटेन करता है, आयनिक ग्रेडियंट ये मेंटेन करता है भाई मेरे, ये मेंटेन करता है। एज ए रिजल्ट नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा, एज ए रिजल्ट क्या निकलेगा यहां से, देखिए क्या निकलेगा, एज ए रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, देखिए आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या बनेगा, आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है ना, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड इनर मेम्ब्रेन या इनर एक्सोप्लाज्म, इनर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पोजेस नेगेटिव चार्ज, तो अंदर, ठीक है, अंदर जो है, अगर हम बाहर की बात करेंगे, बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, देयरफॉर ये पोलराइज हो जाएगा, देयरफॉर ये पोलराइज हो जाएगा, जो मैंने पहले ही बोला कि ड्यूरिंग द नॉर्मल स्टेट, जब ये नरू ये कंडक्ट नहीं करती है इंपल्स एट दैट टाइम, इसको हम कहते हैं ये पोलर, मैंने बोला पहले कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज ये ऑलवेज पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, यानी अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और उसी को मैंने यहां पे डिफाइन किया, ठीक है बेटा। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा, अब मैं डायग्राम भी बनाऊंगा और बेटा आप आराम से देखेंगे डायग्राम को, और एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा, ठीक है बेटा, और एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा, 10 बार रिवाइज करूंगा, 20 बार रिवाइज करूंगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई ना, ये अभी पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक है, रेस्टिंग फेज में न्यूरॉन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मैंने बोला कि रेस्टिंग फेज में अंदर ज्यादा क्या होता है सर, पहले ये मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये ज्यादा परमेबिलिटी दिखाता है, किसकी सर, ज्यादा परमेबिलिटी यहाँ पे दिखाएगा K+ की, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा, ये मैं पहले वाली चैनल, कौन सी चैनल मैंने आपको बोला, एक सेकंड भाई ऐसे ही रहना, ठीक है। लीकेज चैनल्स होते हैं, जो लीकेज चैनल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन पे, किसकी, ड्यूरिंग द नॉर्मल स्टेट ज्यादा होगी, किसकी सर, ज्यादा होती है एंड K+ की, किसकी, K+ की, इट मींस दैट कि K+ की ज्यादा परमेबिलिटी किसका दिखाएगा सर, पहली परमेबिलिटी ज्यादा दिखाएगा किसकी, K+ की, और सोडियम की थोड़ी बहुत, Na+ की थोड़ी बहुत परमेबिलिटी है, नियरली इम्परमेबल एनसीईआरटी लिखती है, और अंदर ज्यादा नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और उसके लिए भी ये एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज, पोलराइज्ड फेज, ये इम्परमेबल होता है, तो अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा अंदर क्या है सर, अंदर नेगेटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, बाहर क्या बढ़ेगा बेटा सर, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो बाहर क्या बढ़ेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अंदर क्या बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज, अंदर जो है ना, अंदर से क्या बढ़ेगा सर, अंदर K+ ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा परमेबिलिटी K+ की होती है ड्यूरिंग द पोलराइज्ड फेज, ठीक है। Na की कम है, Na कम हो जाएगी, Na की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज और K+ ज्यादा, बाहर क्या है, बाहर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, और Na की ज्यादा कंसंट्रेशन है बाहर, और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये इसकी वजह से क्या बनेगा सर, इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम यहाँ पे आयनिक ग्रेडियंट बनता है, इस आयनिक ग्रेडियंट को यहाँ पे मेंटेन करता है एक पंप, उस पंप को बेटा हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, क्या कहते हैं बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप,
यहां पे मैं बनाऊंगा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बनाऊंगा? सोडियम पोटेशियम पंप। इसको ये आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन करना है। ये कैसे ये मेंटेन करेगा? ये क्या करता है? ये अंदर ले आता है 3K प्लस 3K प्लस ये अंदर ले आता है, बाहर निकालता है 2Na। अंदर जो है 2K प्लस ये डालता है। अंदर क्या डालता है? ज्यादा 2K प्लस, ठीक है, 2 पोटेशियम। बाहर निकालता है 3 सोडियम ये बाहर निकालेगा और उसकी वजह से आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। उसकी वजह से बेटा आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। आयनिक ग्रेडियंट कौन बनाता है? जब अंदर ज्यादा नेगेटिव, जब अंदर K प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बाहर K प्लस की कंसंट्रेशन कम, अंदर ज्यादा है, बाहर जो है Na प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, Na प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। उसकी वजह से आयनिक ग्रेडियंट बनता है। उस आयनिक ग्रेडियंट को तो मेंटेन करना है। उसको कौन मेंटेन करता है? सर सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये 2K प्लस को अंदर ले आएगा इनटू द एक्सोप्लाज्म, 3 को बाहर निकाल के ये मेंटेन करता है। क्या ये मेंटेन करता है? यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पे कैसे पोलराइज्ड स्टेट में अब है? बाहर क्या है सर? बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बाहर ज्यादा Na प्लस है और अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। जो इनसाइड द मेम्ब्रेन इट पॉजेस द नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड द मेम्ब्रेन इट पॉजेस द पॉजिटिव चार्ज। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? हेनस इट इज पोलराइज्ड। हेनस ये पोलराइज्ड स्टेट में है। हेनस ये पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है बेटा, ये पोलराइज्ड स्टेट में है। और पहले मैंने बोला कि नर्व्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज ये रेस्टिंग फेज में पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। आया समझ? यहां तक आया बेटा समझ? यहां तक आया समझ? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बेटा लिखेंगे, दैट इज, एक सेकेंड, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द इलेक्ट्रिकल potential difference across the resting membrane. Difference across the resting membrane. Across the resting membrane. ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है। is called resting potential, is called resting potential। इसको हम बेटा resting potential कहते हैं। क्या कहते हैं? resting potential कहते हैं। इसको हम resting potential कहते हैं। ये अभी polarized phase में है ये। ठीक है। ये membrane polarized phase में है। ठीक है। the electrical potential difference across the resting membrane, इस resting membrane में electrical potential जो है ना, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। आपको पता है रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? सर रेस्टिंग पोटेंशियल जो है ना इनसाइड द मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के इनसाइड में, इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है -70 MV। ठीक है। ये होता है -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। यहां पे माइनस होता है। ठीक है। अभी माइनस है पोलराइज्ड स्टेट में, -70 मिलीवोल्ट। तो मैं बात कर रहा हूं रेस्टिंग पोटेंशियल की। वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन? अभी ये पोलराइज्ड स्टेट में है ना, कितना होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन? होता है -70 मिलीवोल्ट। कितना होता है बेटा? -70 मिलीवोल्ट। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। आई होप कि ये पहला फेज रेस्टिंग या पोलराइज्ड फेज से हम कहते हैं, ये आपको क्रिस्टल क्लियर गया होता। और इस डायग्राम को जरूरी बनाना है बेटा, इस डायग्राम को जरूरी बनाना है, क्योंकि इसी डायग्राम से अगर नीट में यही डायग्राम आपको याद रहे ना, तो थोड़ी पार्ट याद करने की जरूरत। लिखाता हूं इसलिए कि जब आप रिवाइज करोगे ना, उस वक्त फिर आप जो है आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चले बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पहले आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसको पहले आप लिखेंगे। और एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं, और एक बार यहां पे रिवाइज कराऊं आपको। तो चलिए आपके लिए और एक बार, ठीक है, आपके लिए
और एक बार मैंने बोला कि जब न्यूरॉन कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं करता, इसको हम कहते हैं ये रेस्टिंग फेज में। एक्सटर्नल मेमोरी रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये ज्यादा परमेबिलिटी दिखाता है के प्लस की, इम्परमेबल होता है जो नेगेटिवली चार्जड अंदर नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, इनके लिए इम्परमेबल होता है, और ज्यादा परमेबिलिटी दिखाता है के प्लस की, बिकॉज ज्यादा यहाँ पे ये आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओपन चैनल्स, ठीक। तो ये इम्परमेबल है, नियरली इम्परमेबल होते हैं सोडियम की, तो सोडियम अंदर बहुत कम आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। अंदर के प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर Na की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसकी वजह से आयनिक ग्रेडियंट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? आयनिक ग्रेडियंट बनेगा। उस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए यहां पे एक पंप होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है? एक्टिवली एटीपी को यूज करके, ये यहां पे लिखना, ठीक है, एटीपी को यूज करके यहां पे क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 2 सोडियम को 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है, और उसकी वजह से ये पोलराइज हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। तो एट लास्ट अगर हम समराइज करेंगे इसको, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ना, अभी अगर हम इसको हम देखेंगे ना, अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बाहर अब का मेम्ब्रेन जो है ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पोजेस कर रहा है। इट मींस दैट अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसको हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। हेंस इट इज इन द पोलराइज्ड स्टेट। तो चलिए बेटा, अब हम इसको डिपोलराइज करेंगे। अब हम स्टिमुलस यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्टिमुलस यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा। अब ये बेटा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, ये भी रेस्टिंग फेज में है। जब हम इसको अब क्या करेंगे सर, जब हम इसको अब स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ए, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ए, व्हेन ए स्टिमुलस is applied at site A, is applied at site A। साइट ए पे जब हम कोई स्टिमुलस अब अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, अप्लाई करेंगे स्टिमुलस, ठीक है, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ये भी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ए पॉइंट पे मैंने स्टिमुलस अप्लाई किया ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जब हमने पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस एट द पॉइंट ए अप्लाई किया, तो मेम्ब्रेन एट साइट ए, मेम्ब्रेन एट साइट ए, मेम्ब्रेन एट साइट ए, ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये फ्रीली परमेबल हो जाएगा Na पॉजिटिव के लिए, ये फ्रीली परमेबल हो जाएगा, परमेबल for Na positive, it becomes the freely permeable to the Na positive। तो ये क्या करेगा, यहां पे ए पे जब मैंने स्टिमुलस अप्लाई किया ना बेटा, यहां पे अप्लाई किया ना, ये जो मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये जो रेस्टिंग पोलराइज्ड मेम्ब्रेन का ये जो यहां पे ये मेम्ब्रेन है ना, इट बिकम्स फ्रीली परमेबल टू द सोडियम। यहां पे अंदर ज्यादा आ जाएगा Na+, ठीक है, Na+ अंदर ज्यादा आ जाएगा, तो उसकी वजह से लीड्स टू the rapid influx of, leads to rapid influx of Na sodium, ठीक है, Na, followed by the reversal of the polarity at the site, followed by the reversal of the polarity at the site, reversal of polarity at this site,
साइड, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी पोलरिटी, ठीक है। आउटर सरफेस बिकम दैट इज आउटर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। आउटर सरफेस जो है ना ये बेटा हो जाएगी नेगेटिवली चार्जड एंड इनर सरफेस जो है ना इनर सरफेस विल बिकम द पॉजिटिवली चार्जड। क्या इनर सरफेस क्या हो जाएगी सर, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। तो जब हमने इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस एट द पॉइंट ए यहां पे इसको हम पॉइंट ए लेंगे, यहां पे हमने स्टिमुलस अप्लाई किया तो ये क्या, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन ये फ्रीली मूवेबल, ये फ्रीली परमेबल हो जाता है सोडियम की, तो इसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स हो जाएगा सोडियम का और रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज ज्यादा बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा बाहर निकलेगा। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, इट मींस दैट कि पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा आ गया। एक तो सोडियम आ गया एंड पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और नेगेटिव चार्ज सर नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा, यानी पोलरिटी रिवर्स हो गई, पोलरिटी रिवर्स हो गई। कि मैं बात कर रहा हूं कि जब मैं अब इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को क्या करूंगा, एट द पॉइंट स्टिमुलस अप्लाई करूंगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमेबल बनेगा Na पॉजिटिव के लिए, सोडियम के लिए, और ये क्या करेगा, इसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स ऑफ दिस सोडियम, अंदर ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा और इसकी वजह से बाहर ज्यादा निकलेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। इट मींस दैट कि इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिवली चार्ज और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इट मींस दैट कि रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी। जब रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी ना बेटा, रिवर्स पोलरिटी, नाउ द पोलरिटी ऑफ द सरफेस एट पॉइंट इज रिवर्स्ड, हेंस डिपोलराइजेशन। नाउ द पोलरिटी एट द सरफेस ए के सरफेस पे, ये जो ए का सरफेस है यहां पे पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी एंड हेंस डिपोलराइजेशन हो जाएगी, हेंस डिपोलराइजेशन हो जाएगी, डिपोलराइजेशन हो जाएगी। सर यहां पे डिपोलराइजेशन कैसे हो गई कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था अंदर ज्यादा K प्लस था, अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था और Na प्लस ज्यादा था। बट जब हमने इस रेस्टिंग या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस अप्लाई किया ना बेटा, इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमेबल हो गया सोडियम के लिए। इट मींस दैट कि सोडियम ज्यादा अंदर आ जाएगा, इसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स हो जाएगा क्या, सोडियम का, एंड रैपिड इनफ्लक्स से बाहर निकलेगा, आउटवर्ड क्या निकलेगा सर, रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, यानी पोलरिटी रिवर्स हो गई एट द पॉइंट ए, हेंस डिपोलराइजेशन हो गई। क्या हो गई बेटा, डिपोलराइजेशन हो गई इस मेम्ब्रेन पे, क्या हो गई, डिपोलराइजेशन। ठीक है बेटा, यहां पे डिपोलराइजेशन हो गई। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। अब यहां पे डिपोलराइज मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन सर डिपोलराइज हो गया, मेम्ब्रेन सर डिपोलराइज, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए, द इलेक्ट्रिकल potential difference across the membrane at point A is called action potential, एक्शन पोटेंशियल। बेटा इसी को एक्शन पोटेंशियल या नरो इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे डिपोलराइज हो गया, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो गई, यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिवर्स क्या हो गया, रिवर्स मैकेनिज्म हो गया, बाहर ज्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इस पॉइंट ए पे इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल, या आप कह सकते हैं नो इंपल्स, NERVE, नरो इंपल्स हो गया। क्या हो गया बेटा, नरो इंपल्स। आपको पता है ये कितना होता है, ये पॉइंट ए पे कितना होता है, एक्शन पोटेंशियल रेंज कितनी होती है, द एक्शन पोटेंशियल, ये नरो इंपल्स रेंज, द एक्शन पोटेंशियल रेंज होती है, पोटेंशियल रेंज होती है +30 to +45। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट टू +45। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट टू +45 मिलीवोल्ट होता है। वहां पे कितना, उस ड्यूरिंग द पोलराइज्ड स्टेट
जनरेट सर -70 मिली वोल्ट। अब पॉइंट ए पे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ये रिवर्स हो गया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इंपल्स जनरेट हो गया इस पॉइंट ए पे, इसको हम इंपल्स कहते हैं। और एक्शन पोटेंशियल इस पॉइंट ए पे कितना है अब, +30 मिली वोल्ट टू 45 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट टू 45 मिली वोल्ट। आई होप कि पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन आप में इतनी कैपेबिलिटी अब होनी चाहिए। ऐसे मैंने आपको पढ़ा है कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पे हमने डिपोलराइज किया मेम्ब्रेन को, क्या क्या बेटा, डिपोलराइज किया अब मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज, लिखिए बेटा, एट साइटस इमीडिएटली, at situs immediately, at situs immediately ahead the axon, ahead the axon, एग्जाम्पल हम लेंगे पॉइंट बी। इसी एग्जाम के पॉइंट बी पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेंगे पॉइंट बी यानी साइट बी। मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, membrane has positive charge on the outer surface, ठीक है बेटा, outer surface, ठीक है बेटा, and negative charge on its inner surface, and negative charge on its inner surface, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। तो यहां पे मैं ये मेम्ब्रेन बनाऊंगा पहले, ठीक है बेटा, पहले ये पोलराइज्ड स्टेट में था, उसके बाद जब हमने यहां पे हम लेंगे, ठीक है, यहां पे पॉइंट ए पे हमने क्या किया, इज द पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट ए पे जब हमने यहां पे स्टिमुलस यहां पे अप्लाई किया तो अंदर ज्यादा आ गया, क्या सर, अंदर ज्यादा आ गया Na+ और रिवर्स पोलरिटी हो गई। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा आ गया, अंदर तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव बाहर क्या, बाहर ज्यादा निकलेगा माइनस, सर बाहर ज्यादा निकल गया माइनस, बाहर ज्यादा निकल गया माइनस, अंदर ज्यादा प्लस। जब हमने स्टिमुलस अप्लाई किया तो उसकी वजह से हम देखेंगे सर यहां पे डिपोलराइजेशन हो गया एट द पॉइंट ए। तो कितना होता है यहां पे एक्शन पोटेंशियल, यहां पे इंपल्स +30 MV टू +40 MV, ठीक है, +45 MV, ठीक। उसके बाद अगर हम इसी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बी पॉइंट पे देखिए ना बेटा, बी पॉइंट पे यहां पे पॉइंट ए पे स्टिमुलस यहां पे अप्लाई किया तो पोलरिटी रिवर्स हो गई, अंदर पॉजिटिव हो गया ज्यादा, बाहर नेगेटिव। बट अगर हम बी पे देखेंगे ना, एट द साइट ऑफ द बी ऑन द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, यहां पे अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यानी अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि यहां पे अब अभी पोलराइज्ड ही है, ठीक है, ये तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यहां पे पोलराइज्ड ही है, तो अंदर ज्यादा नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट यहां पे क्या हो जाएगा मसला, सर इनर सरफेस करंट फ्लो जो हो जाएगी ना, इनर सरफेस इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनेगा, इनर सरफेस करंट फ्लो, इनर सरफेस करंट फ्लो जो होती है ना यहाँ पे सर, ये हो जाएगी ए टू बी, क्या हो जाएगी बेटा, बिकॉज ऑलवेज करंट जो है ये फ्लो करते हैं, इंपल्स फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनर द मेम्ब्रेन। जैसे एक्सोप्लाज्म में अगर हम देखेंगे ना, इनर टू दिस एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, इनर जो है ये करंट फ्लो हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम आउटर देखेंगे ना, आउटर सरफेस, अगर हम आउटर सरफेस देखेंगे बेटा, आउटर सरफेस पे बी टू ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, बी टू ए हो जाएगी। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो करते फ्रॉम बी टू ए, पॉजिटिव नेगेटिव। और इनर सरफेस ए से बी करेगी, क्या, ए से बी करंट फ्लो करेगी बेटा। तो टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, टू कंप्लीट द circuit of current flow,
तो इनर टू द मेम्ब्रेन ये करंट फ्लो जो है ना, ये कहां से कहां जाता है सर? फ्रॉम ए टू बी जाएगी, ठीक है, और आउटर फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर से पॉजिटिव यहां और नेगेटिव, यहां पे डिपोलराइज्ड, यहां पे रिपोलराइज्ड, ठीक है, यहां पे पोलराइज्ड है, ठीक है, यहां से यहां और बाहर से बी से अंदर से ए से बी। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है, यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है बेटा, ठीक है बेटा, यहां से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे, पहले आप बेटा ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बनाइए डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, हेंस द पोलरिटी एट द साइड बी इज रिवर्स्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। हेंस द polarity at site A is reversed, at site A is reversed, at site B is reversed। ये क्या हो जाएगी सर? ये रिवर्स तो हो जाएगी, एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी, एंड एक्शन potential is generated at site B, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहां पे हो जाएगी? बी पे, क्योंकि बी पे अब एक्शन पोटेंशियल रिवर्स हो गया और उसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट हो जाएगा साइट बी पे, ठीक है। द इम्पल्स जनरेटेड साइट ए अराइज एट साइट बी, दस the impulse generated at site A arrives at site B, ये साइट बी पे अराइव हो, जो अब जनरेट हो गई इम्पल्स साइट ए पे, ये साइट बी पे अब अराइव हो जाएगी। आई होप कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स है ना, ये आपने एक एक यहाँ पे, पहले मैंने बोला पोलराइजेशन, उसके बाद डिपोलराइजेशन, उसके बाद ए से बी, इनर मेम्ब्रेन ए से बी जाती है और आउटर द मेम्ब्रेन बी टू ए जाती है, और इसी की वजह से इम्पल्स जनरेट जो साइट ए पे जहां पे स्टिमुलस हमने दिया था, ये ए से जनरेट होके बी तक ये पहुंचेगा, बी तक ये बेटा पहुंचेगा, ठीक है। यहां तक आया समझ बेटा? हाँ सर, हमें समझ आ गया, और आई होप कि एक एक डायग्राम आप यहां पे बनाओगे, और बेटा एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लिखेंगे क्या आपको सच में मेरा समझ आ जाता है नहीं। अब हम इसको समराइज करते हैं इन द डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको मैं समराइज कराऊंगा, और ये जो डायग्राम यहां पे मैं बनाऊंगा ना, प्लीज बेटा ये अपनी कॉपी पे बनाएं, और जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिखा है ना इसमें, वो आप लिखेंगे, उसके बाद क्लास के बाद एक बार रिवाइज करके आप देखना कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको कभी भी यहाँ पे भूलने वाले आप नहीं है, क्योंकि ये भूलेगा, अगर आप चाहो भी ये भूलना तो ये भूल नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। तो फेजेस ऑफ कंडक्शन आप ऐसे लिखेंगे, अब फेजेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, याद रखना, ठीक है बेटा, ये डायग्राम्स बनाना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, फेजेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नंबर 1 मैंने बोला पोलराइजेशन, यानी रेस्टिंग फेज, ठीक है बेटा, रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है ना, इट इज मोर परमेबल टू द के प्लस आयंस, मोर परमेबल टू, ठीक है बेटा, मोर परमेबल टू के प्लस आयन, ठीक है बेटा, है ना, रेस्टिंग पे, एंड नियरली impermeable to Na पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, Na आयन्स, एंड impermeable to, याद रखना, impermeable to negatively charged proteins present inside the exoplasm, impermeable to negative charged proteins
present inside the एक्सोप्लाज्म, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। अब हम डायग्राम भी बनाएंगे इसकी, ठीक है बेटा। देखिए ये डायग्राम हम बनाएंगे एंड इस डायग्राम से आप ये एंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है ना ये चैनल्स, ठीक है, ये ज्यादा होती है के प्लस के लिए, और यहाँ पे ठीक है परमेबिलिटी ज्यादा किसकी है सर? परमेबिलिटी ज्यादा है के प्लस की। तो के प्लस जो है ना, के प्लस की ज्यादा अंदर ज्यादा के प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ज्यादा के प्लस आ जाएगा। और जो अंदर नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स है ना, ये नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स जो है ना, ये नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स के लिए इम्परमेबल है। अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है अंदर, तो सर यहाँ पे Na पॉजिटिव एक ही आ जाएगा, क्योंकि नियरली इम्परमेबल है इसके लिए। क्या है बेटा? इम्परमेबल है इसके लिए, यहाँ पे नियरली ये इम्परमेबल। तो अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज। और बाहर ज्यादा क्या होगा सर? सोडियम ज्यादा होगा बाहर, ठीक है। तो सोडियम ज्यादा बाहर होगा, तो अंदर क्या है सर? अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, के प्लस है, और बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर ज्यादा Na प्लस है। Na प्लस ज्यादा बाहर है बिकॉज इट इज इम्परमेबल, नियरली इम्परमेबल टू द पॉजिटिव आयंस, टू द Na प्लस आयंस, ठीक है, टू द Na प्लस आयंस। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बाहर ज्यादा पॉजिटिव, अंदर ज्यादा नेगेटिव, बाहर ज्यादा Na प्लस, अंदर ज्यादा K प्लस, की वजह से आयनिक ग्रेडियंट बनेगा। उस आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है एक पंप, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। याद रखना, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ये ATP को यूज करके बेटा, ATP प्लस भी है, ठीक है, ATP को यूज करके यहाँ पे क्या करेगा? 3 Na प्लस को बाहर निकालेगा, 3 Na प्लस को बाहर निकालेगा, और अंदर 2K प्लस को डालेगा, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है। उसके बाद एज ए रिजल्ट अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से हेनस अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एट द पोलराइज्ड फेज। हेनस ये जो न्यूरॉन है ना, ये पोलराइज्ड फेज में ये एक्साइटेबल सेल है कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज। ये डायग्राम बनाना और ये रेस्टिंग फेज पहले लिखना प्लीज बेटा, प्लीज। ये समराइज मैं कर रहा हूं एक अच्छे फॉर्म में, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको पहले आप लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे सर, अब हम आएंगे यहाँ पे डिपोलराइजेशन पे। अब हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। अब हम बेटा यहां पे आएंगे किसके लिए सर? यहां पे डिपोलराइजेशन अब हो जाएगी सर। किससे हो जाएगी? जब हम स्टिमुलेट करेंगे, जब हम स्टिमुलस करेंगे अप्लाई, ठीक है। डिपोलराइजेशन इज द सेकंड फेज। डिपोलराइजेशन इज सेकंड फेज। अगर हम डिपोलराइजेशन की बात करेंगे तो इसमें डिपोलराइजेशन के दौरान परमेबिलिटी ज्यादा होती है किसकी? Na प्लस की, ठीक, किसकी? Na प्लस की परमेबिलिटी ज्यादा होती है किसकी? Na प्लस की, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल तो उसमें लिखना, पहले जो रेस्टिंग फेज मैंने बोला उसमें लिखना एक्शन पोटेंशियल -70 MV होता है। कितना? -70 MV वहां पे होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। यहां पे एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल जो है ना, एक्शन पोटेंशियल +30 to 45 MV होता है, ठीक है। पोटेंशियल यहां पे डिपोलराइजेशन के दौरान +30 to +45, ठीक है, तो +45 होता है। याद रखना ये बात है, इंपॉर्टेंट है बेटा। MV होता है, ठीक। तो इसकी डायग्राम बनाए तो बेटा, इसकी डायग्राम बनाए। हाँ सर, क्यों नहीं बनाए सर? आप तो हर कोई डायग्राम यहाँ पे बना के दे, तो इसके भी दे दो। क्यों नहीं बेटा, मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं पहले इसकी डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस मैंने अप्लाई किया, स्टिमुलस एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे ज्यादा Na प्लस और रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी। बाहर K प्लस ज्यादा आएगा, और बाहर नेगेटिव चार्ज जो अंदर था वो बाहर निकलेगा। बाहर का ये मेम्ब्रेन है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमने स्टिमुलस अप्लाई किया। डिपोलराइजेशन हो जाएगी इससे, तो बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर?
इसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाएगी। डिपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल यानी एक्शन पोटेंशियल बोले नर्व इंपल्स, ये कितना होता है, किस एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, +30 to +45, ठीक है। डिपोलराइजेशन हो गई, ठीक है, डिपोलराइजेशन हो गई। और डिपोलराइजेशन के दौरान ये मेम्ब्रेन के पॉजिटिव के लिए ज्यादा परमेबल होता है, के लिए कम होता है और बाहर ही निकलता है, रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी और डिपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब हम देखेंगे ए से बी तक ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये कैसे कंडक्ट हो जाएगा। बी पे जो है, अगर हम बी पे देखेंगे ना, यहाँ पे इसी एग्जाम के बी पे अगर हम देखेंगे, पॉइंट बी पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अंदर नेगेटिव है क्योंकि और बाहर पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल हमने, यहाँ पे कोई स्टिमुलस हमने नहीं दिया, यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बेटा क्या हो जाता है, इसकी वजह से ऑलवेज ये जो करंट का फ्लो होता है ना, ये स्टिमुलस ए टू बी जाएगा, इनसाइड मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे, इनसाइड मेम्ब्रेन ये ए टू बी करंट फ्लो करेगी एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, आउटसाइड मेम्ब्रेन बी टू ए, याद रखना बी टू ए करंट फ्लो करती है, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर ये रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी, फिर रिपोलराइजेशन वापस हो जाएगी। ये न्यूरॉन आफ्टर द इंपल्स, ये न्यूरॉन क्या हो जाएगा सर, ये नॉर्मल या हम कह सकते पोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगा, रेस्टिंग फेज में आ जाएगा। इतना ही यहां तक बेटा मैंने पढ़ाया। आई होप कि जो मैंने यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया ना, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये आपने क्रिस्टल क्लियर समझा होगा, क्योंकि मैं खुद मेहनत करके आपके सामने आता हूँ। डायग्राम देखे, पहला ये साल है मुझे पढ़ाने का, इसमें तो मुझे उतर चढ़ाव तो आना ही है, बट इतनी मेहनत करता हूँ, पहले अपने आप के साथ 10 बार प्रैक्टिस करके आपके सामने में आता हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है और मुझे एक सक्सेसफुल टीचर बनना है, ठीक है। ऐसे आप भी सक्सेसफुल बनिए और कमेंट लिखिए नीचे बेटा, नीचे लिखिए कमेंट, सो दैट कि मुझे गूज बम्स, मुझे एनर्जी आ जाए, ठीक है। जो भी बच्चा देखेगा ना, प्लीज नोटिस बनाओ, नोटिस के बाद खुद आप रियलाइज करेंगे क्या ये सच में वर्थ है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही कोई रियलाइज नहीं करेगा आप में, ठीक है। तो चलिए, ये आपने पहले आपको ये क्या करना है बेटा, इसको सर हम पहले इसको पॉज करेंगे वीडियो को और हम कॉपी बनाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे हाइपरपोलराइजेशन। क्या लिखेंगे बेटा, कभी कभी हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, क्या हो जाएगी, हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, पोलराइजेशन। अगर हम हाइपरपोलराइजेशन की बात करेंगे ना, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ द के प्लस चैनल्स, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, अगर पोटेशियम चैनल्स लेट क्लोज करेंगे ना, उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ के प्लस चैनल्स, के प्लस चैनल्स की लेट क्लोजिंग से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हाइपर पोलराइजेशन। तो इसमें यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन में ये क्या करता है, ये इंक्रीज होता है फ्रॉम, वरना तो पोलराइजेशन जो है ये -70 मिलीवोल्ट पे हो जाती है, बट यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट से ये पोटेंशियल जाएगा तो -90 मिलीवोल्ट, क्या -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी ज्यादा होती है के प्लस की, परमेबिलिटी ड्यूरिंग द हाइपरपोलराइजेशन परमेबिलिटी ज्यादा के प्लस की होती है, के प्लस की ज्यादा परमेबिलिटी होती है, के प्लस की ज्यादा परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी ज्यादा के प्लस की होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, आई होप कि ये आपने समझी होगी। -70 MV कब होता है, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल -70, हाइपर पोलराइजेशन -90 भी जाता है, ठीक है, डिपोलराइजेशन +30 to +45, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स जनरेट होता है। फिर मैंने बोला इनसाइड द मेम्ब्रेन A to B, आउटसाइड द मेम्ब्रेन B to A हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स कंप्लीट किया। आई होप कि यहाँ तक जो पॉइंट्स मैंने बोले ना, वो आप क्रिस्टल क्लियर वो पाओगे, ठीक है।
अब लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स की कंडक्शन में डायरेक्शन हमने देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनता है, ऑलवेज फ्रॉम, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इनसाइड द मेम्ब्रेन हम देखेंगे, इनसाइड द मेम्ब्रेन सर ए टू बी, इनसाइड द मेम्ब्रेन ए टू बी, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे बी टू ए हो जाता है, बी टू ए। ये याद रखना, यहां से हर साल वो क्वेश्चन पूछता है और इस साल भी पूछ सकता है वो। तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, और इसको पहले आप लिखेंगे, ठीक है बेटा, इसको आप पहले लिखेंगे। आई होप कि जनरेट कैसे होता है न्यूरो इम्पल्स, कैसे जनरेट कंडक्शन, ठीक है ना, न्यूरो इम्पल्स कैसे ये जनरेट होता है। अब हम देखेंगे ये कैसे कंडक्ट हो जाएगा, क्या अंदर मैकेनिज्म चलता है सो दैट की कंडक्शन हो जाएगा। तो जनरेशन हमने देखा, अब हम कंडक्शन देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे बेटा? कंडक्शन या ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ये इंपल्स ट्रांसमिट कैसे होता है। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ द न्यूरो इम्पल्स के, न्यूरो इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, पहले पोलराइज, उसके बाद डिपोलराइजेशन, उसके बाद रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन भी कभी कभी हो जाती है। अब हम देखेंगे वो इम्पल्स हमने जनरेट किया, अब हम देखेंगे उसका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। आप टॉपिक लिखेंगे बेटा ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी लिखती है न्यूरो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। ये जो न्यूरो इम्पल्स है ना, ये ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव में। यानी ये इलेक्ट्रिकल वेव भी होती है और केमिकल वेव, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव में न्यूरो इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ये जो न्यूरो इम्पल्स है ना, ये ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव थ्रू ए जंक्शन, एक जंक्शन के थ्रू, यानी एक जंक्शन के थ्रू ये इम्पल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ये ट्रांसमिट हो रही है। उस जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्स कहते हैं। तो देखिए यहां पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, इसमें आपको मैं सब समझा दूंगा। ये आपको समझ आ गया, इट मींस दैट कि सारा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स आपको समझ आ गया, ठीक है। देखिए ये जो एक्सॉन है ना बेटा, दिस इज एक्सॉन, ठीक है। ये जो यहां पे आपको दिख रहा है जैसे टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन, जैसे टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन, मैंने आपको बोला था एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर ऑफ द न्यूरॉन जो यहां पे जो टर्मिनेट होता है बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब, ठीक है बेटा। तो यहां पे व्हाट इज दिस? दिस एक्सॉन, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है। और इसमें अंदर जो है ना, यहां पे ये आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्टिक वेसल्स कहते हैं। इन साइनेप्टिक वेसल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बेटा। तो उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो कि ये इसको हम कहते हैं प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो ये मेम्ब्रेन है ना यहां पे, दिस इज कॉल्ड द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो ये आपको दिख रहा है ना यहां से, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसके दरमियान प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस साइनेप्स के मेम्ब्रेन को हम प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके दरमियान जो गैप होती है ना, इसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्टिक क्लिफ्ट, यानी प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान जो है गैप होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सर कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। और प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लिफ्ट जो होता है ना, ये बनाते हैं साइनेप्स। क्या बनाते हैं बेटा? साइनेप्स बनाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि
कि नर्व इंपल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव थ्रू ए जंक्शन, एक जंक्शन के थ्रू। उस जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स कौन कौन बनाता है? एक प्रीसाइनेप्टिक क्लेफ्ट और एक प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये साइनेप्स बनाते हैं और उसी साइनेप्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स हो जाता है, इंपल्स ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो साइनेप्स है आप अब ये लिखेंगे जो मैंने बोला, दैट इज साइनेप्स की अगर हम बात करेंगे, साइनेप्स की अगर हम बेटा बात करेंगे, ये जो साइनेप्स है ना, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ फॉर्म्ड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक membrane and postsynaptic membrane, ये जो साइनेप्स है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द postsynaptic membrane and presynaptic membrane। ये जो दो है ना, it may or may not separated by synaptic cleft। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेपरेट किसकी? साइनेप्टिक क्लेफ्ट से। ठीक है बेटा, तो ये क्या होते हैं? इट्स ए गैप कॉल्ड द क्लेफ्ट। ठीक है, सेपरेटेड बाय द गैप कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां तक मैंने ये बोला कि प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ये जो आपको गैप दिख रही है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जहां पे जब यहां से ये ट्रांसमिट हो जाएगा ना इंपल्स, यहां पे इनको ये स्टिमुलेट करेगा ना, उस वक्त ये वेसल्स में एक्सोसाइटस होके इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर डालते हैं, जो आपको दिख रहे हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है बेटा, आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा। आप ये डायग्राम बनाएंगे बेटा, और ये डायग्राम बनाएंगे, ये लिखेंगे जो मैंने यहां पे आपको बोला, ये समझ से आप आगे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको पॉज कीजिए और ये बनाइए। ठीक है, चलिए बेटा, अब आप लिखेंगे दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के बेटा दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स, दो टाइप्स के साइनेप्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल होते हैं, दूसरे केमिकल साइनेप्स होते हैं। बेटा, ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दैट इज मेम्ब्रेन्स ऑफ pre and post synaptic neuron, membranes of pre and post synaptic neuron are in a very close proximity। अगर हम प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करेंगे ना इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में देखेंगे प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं ना, ये वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वेरी क्लोज होते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है ना, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है ना बेटा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहां पे इसकी गैप 0.2 nm होती है, बहुत ही कम यहां पे होती है। और ये जो मेम्ब्रेन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक ये न्यूरॉन क्या होते हैं ना, मेम्ब्रेन, ये वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये वेरी क्लोज होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट वेरी क्लोज होता है 0.2 nm। ठीक है बेटा,
कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बाई डायरेक्शनल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बाई डायरेक्शनल होता है। क्या? बाई डायरेक्शन, यहां से भी वहां से भी आता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है किसमें सर? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। उसके बाद यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर की निकलने की जरूरत यहां पे नहीं होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एब्सेंट होते हैं। क्या होता है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर्स एब्सेंट होते हैं यहां पे, क्योंकि प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है ना, ये वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है बेटा। कंडक्शन स्पीड वेरी फास्टेस्ट होती है। कंडक्शन स्पीड जो है ना, ये वेरी फास्टेस्ट यानी फास्टेस्ट होती है, ज्यादा होती है, खतरनाक फास्ट होती है। कौन? ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कंडक्शन की स्पीड, न्यूरल इंपल्स थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये जो है ना, ये बहुत फास्टेस्ट होती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जब नहीं निकलेंगे उसको बाइंड भी नहीं होना है, ये डायरेक्टली प्री से पोस्ट में जाता है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। दैट इज व्हाई यहां पे कंडक्शन स्पीड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में फास्टेस्ट होती है। एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लेंगे, दैट इज ये कार्डियक मसल्स में हो जाता है इलेक्ट्रिकल, कार्डियक मसल्स में क्या? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो जाता है बेटा। यहां पे अगर हम बात करेंगे रेटिना, ब्रेन सिस्टम, ठीक है, रेटिना में ये होता है एंड ब्रेन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, ब्रेन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। तो आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा क्या? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, मैंने बोला कि साइनेप्स दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन जो है मेम्ब्रेन, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत कम गैप होती है, 0.2 nm। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल होता है बेटा, किसमें? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बाई डायरेक्शनल होता है। उसके बाद ये जो मैंने बोला ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, एब्सेंट होते हैं क्योंकि साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी और यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर की निकलने की जरूरत नहीं है एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्टेस्ट होता है। एंड ये एग्जांपल यहां पे कार्डियक मसल्स में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, ठीक है, लाइक द रेटिना ऑफ द आई में, ब्रेन के सिस्टम में होता है क्या? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो चलिए बेटा आगे जाएंगे हम। अब एक पॉइंट आप लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन साइनेप्स टू another, ठीक है बेटा, across these synapses, across these synapses। ये डायरेक्टली एक न्यूरॉन से, एक साइनेप्स से अनदर में जाता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। आई होप कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आपको समझ आ गया होगा। अब हम लिखेंगे केमिकल साइनेप्स। क्या लिखेंगे बेटा? केमिकल साइनेप्स लिखे सेकंड, दैट इज केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में सबसे पहला पॉइंट लिखे मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट synaptic neuron is separated by membrane of pre and post synaptic neuron is separated by synaptic cleft। क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर हम केमिकल साइनेप्स की बात करेंगे बेटा, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज सेपरेटेड बाय
membrane of pre and post synaptic membrane is separated by synaptic cleft, is separated by synaptic cleft। ठीक है बेटा, ये separate होता है synaptic cleft से। membranes of pre and post synaptic membrane किसमें? chemical synapse में बेटा। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट की अगर हम ये देखेंगे ना बेटा, यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट की अगर हम यहाँ पे ये गैप देखेंगे ना, यहाँ पे ज्यादा होती है। कितनी? 20 टू एनसीईआरटी का पॉइंट है, 20 टू 50 nm यहाँ पे गैप होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है बेटा, कंडक्शन ऑफ इंपल्स ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिकल साइंस में कंडक्शन ऑफ इंपल्स बाई डायरेक्शनल, बट इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल साइनेप्स, कंडक्शन ऑफ इंपल्स जो होता है ना बेटा, कंडक्शन ऑफ इंपल्स ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। ठीक है, तो यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। यहां पे जरूरत होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। कहां पे सर? केमिकल साइंस में। केमिकल साइंस की बात कर रहा हूं। मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन इट इज सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें फ्लूइड भी होता है। ठीक है, और अगर हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट में देखेंगे ना, गैप ये 20 टू 50 nm होता है। ठीक है बेटा, कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे केमिकल साइनेप्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और इसको आप कॉपी कीजिए। ठीक, चलिए, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना यहां पे केमिकल साइंस में यहां पे प्रेजेंट होती है, यहां पे जरूरत होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ये एक्साइटेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी भी होती है। ठीक है, एक्साइटेटरी जो हम आगे देखेंगे, एक्साइटेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी इनहिबिटरी भी हो सकती है। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है बेटा, एक्साइटेटरी होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन होता है क्या? एसिटाइल कोलिन होता है एक्साइटेटरी। ठीक है बेटा, अगर हम इनहिबिटरी की बात करेंगे, इनहिबिटरी में गाबा आ जाएगा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। क्या? गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड ये क्या होता है सर? ये इनहिबिटरी यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं केमिकल साइंस में। एक्साइटरी कौन होते हैं सर? एसिटाइल कोलिन। इट मींस दैट कि जब यहां पे ये पहुंचेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे जरूरत नहीं है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, कंडक्शन स्पीड होता है फास्ट, कंडक्शन स्पीड फास्ट, बट फास्टेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल साइंस में। यहां पे भी फास्ट होता है, बट फास्टेस्ट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इलेक्ट्रिकल साइंस में कंडक्शन की स्पीड होती है। कंडक्शन स्पीड की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, ये फास्ट होती है वहां पे, बट फास्ट यहां पे फास्ट होती है, बट इलेक्ट्रिकल साइंस में फास्टेस्ट होती है। मोस्टली प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन। एग्जांपल हम यहां से लेंगे, मोस्टली प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन, प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन, मोस्टली प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन। तो ये मैंने दो टाइप्स ऑफ यहां पे मैंने साइनेप्स बोले। नंबर वन वाज द सर, नंबर वन वाज द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, नंबर टू केमिकल साइनेप्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्टेस्ट होता है क्योंकि वहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत कम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती है, और ऑलवेज बाई डायरेक्शनल वहां पे क्या होती है? इंपल्स। वैसे अगर हम केमिकल साइनेप्स की बात करेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भी जो है वो एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है। एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटर, इनहिबिट करता है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, और यूनिडायरेक्शनल होता है ऑलवेज कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है बेटा, अब हम यहां पे, यहां तक आपने समझा बेटा? यहां तक सारा समझा आपने? हाँ सर, हमने समझा। तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ न्यूरो इंपल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स। कंडक्शन ऑफ न्यूरो इंपल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स। कि केमिकल साइनेप्स में कैसे कंडक्शन ऑफ न्यूरो इंपल्स होता है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ न्यूरो इंपल्स थ्रू, कंडक्शन of nerve impulse through
केमिकल साइनेप्स। थ्रू केमिकल साइनेप्स कैसे कंडक्ट होता है न्यूरो इम्पल्स, ठीक है, थ्रू केमिकल साइनेप्स। डायग्राम यही बनानी है बेटा, ठीक है बेटा, डायग्राम आपको यही बनानी है। When an impulse action potential arrives at the axon terminal, when an impulse yani action potential is arrived at axon terminal, arrived at axon terminal, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसल्स, स्टिमुलेट्स movement of synaptic vessels, stimulates movement of synaptic vessels towards membrane where they fuse, towards membrane where they fuse with plasma membrane and release with plasma membrane and release neurotransmitter ठीक है बेटा, into the synaptic cleft, synaptic cleft, ठीक है बेटा। उसके बाद released neurotransmitter bind to their specific receptors, released neurotransmitter bind to their specific receptors present on postsynaptic membrane, ठीक है बेटा। देखो क्या हो जाता है, इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि अगर हम न्यूरो इम्पल्स देखेंगे कि कैसे कंडक्ट होता है केमिकल साइनेप्स के थ्रू। जब एक न्यूरो इम्पल्स अराइव होता है एक्सॉन के टर्मिनल पे, टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन, जब यहाँ पे न्यूरो इम्पल्स क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है बेटा, ये स्टिमुलेट करता है इन साइनेप्टिक वेसल्स को, स्टिमुलेट करता है। और बेटे यहाँ पे क्या करेगा, इनको स्टिमुलेट करेगा और टुवर्ड्स वायर दे फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज, एंड आफ्टर दैट ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं और रिलीज करते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ यहाँ पे इनके क्या किया, यहाँ पे एक्सोसाइटस यहाँ पे जब हो जाती है तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दैट इज कि जब इम्पल्स इस टर्मिनल पे पहुंचता है, एक्सॉन के टर्मिनल पे पहुंचता है, वहां पे ये जो साइनेप्टिक वेसल्स है ना, इनमें एक्सोसाइटस हो जाती है और यहाँ पे इनमें ये जो बाइंड होते हैं इसके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ और एक्सोसाइटस हो जाती है और ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ, ये रिसेप्टर्स है, ये बाइंड करता है, क्या करता है, बाइंड करता है पोस्ट साइनेप्टिक, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है यहां से, ये क्या करेगा, इसके साथ ये बाइंड करता है। आफ्टर दैट ये क्या करेगा, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स, this binding opens ion channels allowing the entry of ion, which can generate new potential in, which can generate
न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, which can generate new potential in post synaptic neuron. The new potential can be excitatory or inhibitory. तो बेटा यहां पे आप ध्यान रखिए कि कैसे कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है थ्रू केमिकल साइनेप्स। देखिए जब ये नर्व इंपल्स इस एक्सॉन के टर्मिनल पे पहुंचता है, एज हमको पता है वहां पे साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं। ये जो साइनेप्टिक वेसल्स है ना, ये इस इंपल्स की वजह से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होके ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर ये इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके ये क्या करता है, यहाँ पे आयन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन चैनल्स ये होते हैं। इन आयन चैनल्स से गुजर के एंट्री मार के ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। किसमें? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या न्यूरॉन में द न्यू पोटेंशियल। और जो नया पोटेंशियल है ना, ये एक्साइटरी भी हो सकता है या इनहिबिटरी। एक्साइटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। ये था जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आसान है ना? बहुत आसान है ना? हाँ सर बहुत आसान है। तो अब और एक डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम में आप सब समझोगे। ठीक है, एक ही डायग्राम में आप सब समझोगे। देखिए ये देखिए, ये जो ये है ना, ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज टर्मिनल ऑफ एक्सॉन। ये टर्मिनल ऑफ एक्सॉन है। ठीक है बेटा, इट्स अ टर्मिनल ऑफ एक्सॉन। यहाँ पे क्या होते हैं सर? यहाँ पे साइनेप्टिक वेसल्स, इनमें क्या होता है सर? न्यूरोट्रांसमीटर इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। और जो ही यहाँ पे, ठीक है बेटा, और जो ही यहाँ पे ये नर्व इंपल्स पहुंचता है, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट, ये जो यहाँ पे साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट है, ये इनके मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होके ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो ही ये रिलीज करते हैं ना, ये तो यहाँ से ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं Na+। ठीक है, ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं स्पेसिफिक किसके साथ? स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करके सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे जब ये एंटर करेंगे ना, और नया इंपल्स जनरेट हो जाएगा, नया इंपल्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था क्या? एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप बनाएं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे अगर हम देखेंगे ना, तो आप लिखेंगे दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स। स्टिमुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स। मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स जब यहाँ पे एक्सॉन के टर्मिनल पे यहाँ पे ये केमिकल साइनेप्स पहुंचता है, तो पहले क्या हो जाता है? ये वेसिकल्स है ना, यहाँ पे स्टिमुलेशन हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाती है? दैट इज फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नंबर 2 यहाँ पे पहले हो जाएगा, दैट इज कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जब ये रिलीज करेगा ना न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट SC। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या करेगा? इसको रिलीज करेगा। एंड नंबर 3 यहाँ पे फिर एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी इन न्यूरोट्रांसमीटर की। एक्सोसाइटोसिस
एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। आफ्टर दैट ये क्या होता है, ACH जो है ना एसिटाइलकोलिन, ये बाइंड करेगा सोडियम चैनल्स के साथ, जो सोडियम चैनल्स, तो यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो है ना ये बाइंड करे, ACH हो गया एसिटाइलकोलिन, ये बाइंड करेगा किसके साथ, बाइंडस विद सोडियम चैनल्स। ये जो सोडियम चैनल्स पे होते हैं ना ये लिगैंड चैनल्स होते हैं। क्या चैनल्स होते हैं, लिगैंड चैनल्स होते हैं। ACH बाइंड्स विद द सोडियम, सोडियम जो होता है ना यहाँ पे सोडियम चैनल जो यहाँ पे होते हैं ना लिगैंड चैनल्स होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये बाइंडिंग करेगा, ठीक है, बाइंडिंग एंड ओपनस, बाइंडिंग एंड opens ion channels allowing the entry of ions to generate, binding open channels and flows into postsynaptic cleft, ठीक है बेटा, postsynaptic cleft and form new action potential। तो मैं कंडक्शन ऑफ द न्यूरोइम्पल्स केमिकल साइनेप्स की बात कर रहा हूं। पहले एक्सॉन टर्मिनल पे जो ही इंपल्स पहुंचेगा तो यहां पे क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ द वेसिकल्स की स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो वेसिकल्स हैं ये फ्यूज हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके बाद ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन यानी क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद इस एसिटाइलकोलिन में क्या हो जाएगा सर, यहां पे एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। आफ्टर दैट ये क्या करता है, ये ACH जो है ना एसिटाइलकोलिन ये बाइंड करता है इन चैनल्स के साथ, Na+ चैनल यानी लिगेंड चैनल्स यहां पे होती है, और उसकी वजह से ओपन हो जाती है चैनल और ये फ्लो करता है इनसाइड दिस मेम्ब्रेन एंड नया एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट करता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो एक्साइटेटरी क्या होगा, एक्साइटेटरी पोटेंशियल, ठीक है, एक्साइटेटरी पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। आई होप कि यहां तक आपने समझोगे कैसे कंडक्ट होता है इंपल्स थ्रू व्हाट सर, थ्रू द केमिकल साइनेप्स में कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसे कंडक्ट होता है, ठीक। लास्ट आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप्स। सर आपने पहले ही बोला एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकती है। एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम एक्साइटेटरी की बात करेंगे ना बेटा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है बेटा, यहां पे आप देखेंगे एस्पार्टिक एसिड, एसिटाइलकोलिन, ठीक है बेटा, एसिटाइलकोलिन जो अभी मैंने आपको दिखाया, कोलिन, ये भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एपिनेफ्रीन, ठीक है बेटा, नॉर एपिनेफ्रीन, ये क्या होते हैं सर, दीज आर कॉल्ड द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या बाइंड करते हैं लिगैंड गेटेड चैनल्स के साथ। जब ये लिगैंड गेटेड चैनल्स के साथ बाइंड करते हैं बेटा, यानी यहाँ पे Na+ चैनल्स ओपन हो जाएगी, Na+ चैनल्स ओपन। ये कौन सी चैनल्स होते हैं सर, लिगैंड गेटेड चैनल्स, ठीक है। और एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बनेगा, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर कॉल्ड द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये लिगैंड गेटेड चैनल्स के साथ बाइंड करके सोडियम चैनल्स ओपन करते हैं और एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं। वाइज अगर हम बात करेंगे ना बेटा किसकी, इनहिबिटरी की, अगर हम बात करेंगे गाबा, ठीक है, गाबा सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, डोपामिन, ठीक है बेटा, ग्लाइसिन,
डोपामिन, ये जो होते हैं ना ये इनहिबिटरी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इनहिबिटरी। गामा बोले गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होती है। ये लिगैंड गेटेड चैनल्स के साथ बाइंड करके, लिगैंड गेटेड चैनल्स के साथ बाइंड करके सीएल चैनल्स, क्लोरीन चैनल्स को ओपन करके ये जनरेट करते हैं, जनरेट इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक इम्पल्स या पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं यहां पे टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये एक्साइटेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी भी हो सकती है। और एक्साइटेटरी की बात करेंगे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये लिगैंड गेटेड चैनल्स के साथ बाइंड करके सोडियम चैनल्स को ओपन करते हैं एंड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अगर हम इनहिबिटरी की बात करेंगे गाबा, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, डोपामिन, ये लिगैंड गेटेड चैनल्स के साथ ओपन करके ये क्लोरीन रिलीज करते हैं, जनरेट करते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो अगर मैं गाबा की बात करूं ना, गामा इम्यूनोब्यूटेरिक एसिड, देखिए कभी कभी जब गांव में शेर आ जाता है तो उसी वक्त वाइल्ड लाइफ आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ वाले आ जाती है। वो क्या करते हैं, वो बेटा क्या करते हैं, उनके पास वो गन होते हैं, उसमें वो इंजेक्शन होते हैं, वो इंजेक्शन गाबा होता है। गाबा इज द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उस वक्त क्या करते हैं वो, जो ही वो उस रेंज, वो उस शेर में या बालो है, ठीक है, उसमें लगता है ना, वो इनहिबिट करता है उसके इम्पल्स। जब इम्पल्स उसके इनहिबिट हो जाते हैं ना, सो दैट कि वो खुद ही सो जाता है, मर नहीं जाता है। बट जो भी उसके अंदर अभी एक्साइटेटरी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स या एक्साइटेटरी वहां पे ये पोस्ट साइनेप्टिक प्रोसेस भी चल रहे हैं, पोटेंशियल बन रही है, ये हम इनहिबिट करेंगे गाबा से। ठीक है, गाबा उसके दिमाग पे काम करेगा और आफ्टर दैट वो रिलीज करेगा। ठीक है, ये गाबा इट इज द इनहिबिटरी क्या, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और ये इनहिबिट करेगा उसकी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को, और आफ्टर दैट वो खुद ही सो जाएगा। ऐसे ही हम भी अभी सो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो लेक्चर पहला पार्ट है ना इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो क्लियर हो गया। अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, जिसमें 2 लेक्चर्स में हम वो कवर करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि यहां पे जो भी मैंने पढ़ाया पहले से, ठीक है, पहले से जो भी मैंने यहां पे पढ़ा है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसके बाद बाकी चीजें, और सेकंड में हमने जनरेशन ऑफ द न्यूरो इंपल्स, आफ्टर दैट कंडक्शन ऑफ द न्यूरो इंपल्स, के बाद ये लाइक द सिंपल थिंग्स लाइक द एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर कौन होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन होते हैं। आई होप कि ये आपने समझे होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ना, प्लीज अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई पेरेंट देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।